नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए यूपीएससी वाला की तरफ से, लोकेश त्रिपाठी की तरफ से। और आइए अपने यूट्यूब सीरीज में जहां इकोनॉमी को, बेसिक्स इकोनॉमी को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आज का टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। ये शब्द सुनने में थोड़ा कठिन लगता है लेकिन बड़ा है आसान। थोड़े से बेसिक्स को समझ लेंगे, एकदम इजी है। तो आ जाओ हमारे विद्यार्थियों, बढ़ते हैं भुगतान संतुलन की ओर, पढ़ते हैं भुगतान संतुलन को, बैलेंस ऑफ पेमेंट को। आपके सामने लिखा हुआ है कि किसी देश के निवासियों का, या यूं कहिए किसी देश का, एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में, अर्थात एक वर्ष में पूरी दुनिया के साथ जो भी वित्तीय लेन देन होता है वो सब कुछ भुगतान संतुलन कहलाता है। कुछ यूं मामला बनता है, अगर हम कहें कि मान लीजिए ये अपना महान भारत है जिसको आप लोगों को और गौरवमयी बनाना है, इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं, ठीक। और ये है पूरी दुनिया। मुझसे नक्शा नहीं बनता है तुम हंसना मत, पूरी दुनिया। वैसे हमारे विद्यार्थी इतने स्मार्ट हैं कि हंसते नहीं हैं, हमारी हर बात को स्वीकार करते। ये है पूरी दुनिया, इसमें यूरोप, अमेरिका है, यूरोप है, सब कुछ है, पूरी दुनिया है। यह भारत आज की ग्लोबल दुनिया में कोई देश अपने ही में सीमित नहीं है। अब यह भारत, हमारा भारत, इंडिया, पूरी दुनिया के साथ ढेर सारे लेन देन करता है। मान लीजिए इसने 100 रुपये पूरी दुनिया को दिया हो और पूरी दुनिया से 300 रुपये लिया हो, और ये 100 रुपये 200 रुपये कैसे लिया दिया हो? अपने व्यापार वाणिज्य द्वारा। यानी हम कह सकते हैं कि 100 रुपये का भारत ने मान लीजिए निर्यात किया और 200 रुपये का भारत ने मान लीजिए आयात किया, तो कुल लेन देन कितने का हुआ? 300 रुपये का हुआ। कुल लेन देन 300 रुपये का हुआ। यही 300 रुपया उस देश का भुगतान संतुलन कहलाता है। यही क्या कहलाता है? यानी पूरे देश का। अब ये कितने दिन में निकाला जाता है? तो 1 फाइनेंशियल ईयर में, प्रत्येक एक वर्ष में। यानी हम कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और कुछ नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट और कुछ नहीं बल्कि किसी देश का या कोई अपना भारत है, भारत का ही उदाहरण लेते हैं, किसी देश का 1 ईयर में, 1 फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में जो भी लेन देन है, पूरी दुनिया के साथ जो भी लेन देन है, जो भी लेन देन है, जो भी वित्तीय ट्रांजैक्शन है, वह सारे के सारे क्या कहलाते हैं? बीओपी कहलाते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाते हैं, भुगतान संतुलन कहलाते हैं। तो एक साल में जो भी लिया दिया सब क्या है? भुगतान संतुलन है। और जो भी लिया दिया मतलब वित्तीय लेन देन, वो आ जाएगा किसमें? भुगतान संतुलन में। परिभाषा याद हो गई, क्लियर हो गया। अब थोड़े इसके छोटे छोटे शब्दों पर बात करते हैं। आइए थोड़ा इसको खोलते हैं। अर्थात इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी होता है एक वित्तीय वर्ष में किसी देश का पूरी दुनिया के साथ, उसे हम भुगतान संतुलन कहते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें 2 चीजें शामिल होती हैं, बहिर्वाह, आउटवार्ड्स पेमेंट, अर्थात देश जो भुगतान पूरी दुनिया को करता है, और दूसरा होता है अंतर्वाह, इनवार्ड्स रिसीव्स, अर्थात देश को पूरी दुनिया से जो भुगतान प्राप्त होता है। भारत अमेरिका से कुछ लेता है, चाइना से कुछ लेता है, खाड़ी देशों से पेट्रोलियम लेता है, रूस से कुछ लेता है, पूरी दुनिया से कुछ ना कुछ खरीदता है। तो जब पूरी दुनिया से कुछ ना कुछ खरीदता है तो उसके लिए पेमेंट करता है, यानी उसका पैसा बाहर जा रहा है, तो भुगतान संतुलन में एक हिस्सा बहिर्वाह का होगा। लेकिन भारत पूरी दुनिया को कुछ न कुछ बेचता भी है, तो जब भारत पूरी दुनिया को कुछ बेचता है, उससे जो पैसा आता है उसे अंतर्वाह, इनवर्ड रिसिप्ट्स कहते हैं। तो भुगतान संतुलन में शामिल होते हैं देश से बाहर गया पैसा, जो देश ने अन्य देशों को भुगतान किया है,
और साथ साथ वो शामिल हो चाहे जो देश को अन्य देशों से प्राप्त हुआ है। यह दोनों ही मिलकर के ट्रांजिशन बनाते हैं, लेन देन बनाते हैं, और इन्हीं दोनों को पूरे के पूरे ट्रांजिशन को हम क्या कहते हैं? भुगतान संतुलन कहते हैं। अब ये भुगतान संतुलन जो होता है, जब कोई देश अपने बैलेंस शीट पर दिखाता है, अपने बही खाते में दिखाता है, तो यह दो प्रकार का होता है। यानी जो भुगतान संतुलन है वो कितने प्रकार का हो गया? वह दो प्रकार का हो गया। एक को हम कहते हैं करेंट अकाउंट, अर्थात चालू खाते में किया गया लेन देन, चालू खाते का भुगतान संतुलन। दूसरे को हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट, अर्थात पूंजी खाते में किया गया लेन देन, यानी कैपिटल अकाउंट का भुगतान संतुलन। तो जो हम देश बैलेंस शीट में दिखाता है, वह एक दिखाता है चालू खाता, करेंट अकाउंट, उसमें कितना लेन देन किया है। दूसरा दिखाता है पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट, उसमें कितना लेन देन किया है। और इन्हीं लेन देनों को हम क्या कहते हैं? भुगतान संतुलन कहते हैं। यानी भुगतान संतुलन दो खाते से संपन्न होता है। एक को कहते हैं करेंट अकाउंट और दूसरे को कहते हैं कैपिटल अकाउंट। अब इन्हीं दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे चालू खाता या करेंट अकाउंट में किया गया लेन देन, अर्थात चालू खाते का भुगतान संतुलन। हम लेन देन शब्द यूज करें या भुगतान संतुलन शब्द यूज करें, बात एक ही होती है। तो पहले हम पढ़ते हैं चालू खाते का भुगतान संतुलन क्या है, यानी चालू खाते में कौन सा लेन देन किया जाता है। करेंट अकाउंट की बात करते हैं। जब हम चालू खाते की बात करते हैं, इस करेंट अकाउंट में दो प्रकार का भुगतान संतुलन है, यानी दो प्रकार का लेन देन है। एक है वस्तुओं का व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसमें वस्तुओं के लेन देन की बात की जाती है कि भारत ने कितनी वस्तुएं खरीदी और कितनी वस्तुएं बेची। दूसरा है अदृश्य वस्तुओं का व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ इनविजिबल, अर्थात उन वस्तुओं का व्यापार जो दिखता नहीं है, पैसा आ रहा है लेकिन बदले में कोई वस्तु ली दी जा रही है, यह नहीं दिख रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि चालू खाते का जो लेन देन है वह दो प्रकार का है। एक वस्तुओं के व्यापार का संतुलन, अर्थात वस्तुओं का जो लेन देन हो रहा है, इस पर कितना पैसा दे रहे हैं, कितना पैसा पा रहे हैं। उसी प्रकार अदृश्य वस्तुओं का, जैसे यात्रा, टूरिज्म, परिवहन, बीमा, यह सब अदृश्य वस्तुओं में होता है, अभी समझाएंगे आपको। एक होता है अदृश्य वस्तुओं का व्यापार संतुलन। तो अदृश्य वस्तुओं के व्यापार संतुलन का मतलब अदृश्य वस्तुओं का लेन देन कितना हुआ है, अदृश्य वस्तुओं से कितना पैसा कमाया है और अदृश्य वस्तुओं के लिए कितने पैसे का भुगतान किया है। तो हम कह सकते हैं कि चालू खाता दो प्रकार के भुगतान संतुलन से मिलकर के बनता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ इनविजुअल, जिसे BOI कहते हैं और इसे BOT कहते हैं। दृश्य वस्तुओं का भुगतान संतुलन और अदृश्य वस्तुओं का भुगतान संतुलन। अब इस करेंट अकाउंट में हमने इन दोनों को तो पढ़ लिया, अब इन दोनों के बारे में जानेंगे कि आखिर दृश्य वस्तुओं का भुगतान संतुलन क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है और अदृश्य वस्तुओं का भुगतान संतुलन अर्थात बैलेंस ऑफ इनविजिबल क्या होता है। तो पहले हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करेंगे, वस्तुओं के व्यापार संतुलन की बात करेंगे, अर्थात जो वस्तुओं का लेन देन होता है उसकी बात करेंगे। तो जब हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं, वस्तुओं के व्यापार संतुलन की बात करते हैं, तो सीधी बात ये निकल करके आई कि इस बैलेंस ऑफ ट्रेड में, वस्तुओं के व्यापार संतुलन में केवल वस्तुओं के आयात और निर्यात शामिल होते हैं। यानी भारत ने कितने पैसे की वस्तुएं आयात की है और कितने पैसे की वस्तुएं निर्यात की है, इन दोनों की गणना जब की जाती है तो इन दोनों की गणना को बैलेंस ऑफ ट्रेड में रखा जाता है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड को किस में रखा जाता है? तो बैलेंस ऑफ ट्रेड को करंट अकाउंट में रखा जाता है, चालू खाते में रखा जाता है। तो वही बात आई कि जब हम वस्तुओं के जितने भी आयात निर्यात के आंकड़े हैं, वस्तुओं के आयात निर्यात से जितना पैसा जनरेट हुआ है, कुल जितना ट्रांजिशन हुआ है, उसे ही हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर भारत के बैलेंस ऑफ ट्रेड की एक समीक्षा की जाए कि पिछले वर्षों में क्या रहा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड के हालात क्या रहे हैं, तो आजादी के बाद से ही तकरीबन बैलेंस ऑफ ट्रेड, कुछ शुरुआती
सालों को छोड़ दिया जाए, कुछ अपवाद स्वरूप कुछ वर्षों को छोड़ दिया जाए और एक मुकम्मल आइडिया निकाला जाए, तो भारत का बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा निगेटिव रहा है, अर्थात भारत सदैव व्यापार घाटे का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम कह रहे हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड निगेटिव रहा है तो व्यापार घाटा हुआ है, यह कैसे? अब देखो, यह कुछ ऐसे, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड व्यापार संतुलन, इसमें वस्तुओं का आयात भी है प्लस निर्यात भी है। अब मान लीजिए कोई देश वस्तुओं का, मान लीजिए आयात करता है 200 रुपए का और निर्यात करता है वस्तुओं का 150 रुपए का, तो टोटल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? दोनों को जोड़ दीजिए, निकल जाएगा 350 रुपए। ये तो टोटल ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड है। लेकिन जब हम देखेंगे तो इस देश का बैलेंस ऑफ ट्रेड घाटे में रहा है कि फायदे में रहा है? यानी 200 रुपए की वस्तुएं खरीद रहा है और 150 रुपए की वस्तुएं बेच रहा है। अगर ऐसा होगा कि जितना खरीद रहा है, समझना, जितना खरीद रहा है उससे कम बेच रहा है, यानी पैसा बाहर अधिक जा रहा है। और जब पैसा बाहर अधिक जा रहा है तो इसी को कहते हैं बीओटी घाटे में है, बीओटी घाटे में है। यानी अगर हम कह रहे हैं कि भारत का बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर घाटे में है, इसका मतलब है भारत ने अपने देश विदेशों से वस्तुओं का व्यापार करके, जितना वस्तुएं बेच करके जितनी पैसा कमाया, उससे ज्यादा पैसे की वस्तुएं बाद में खरीद ली। अर्थात भारत में, भारत के भुगतान संतुलन में आयात ज्यादा रहा है, निर्यात कम रहा है। यह बताता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा घाटे में रहा है, या बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा घाटे में रहा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा निगेटिव रहा है। निगेटिव मतलब यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर हमेशा निगेटिव रहा है तो इसका मतलब, अगर वस्तुओं की बात हो रही है और कह रहे हैं कि वस्तुओं के मामले में बैलेंस ऑफ ट्रेड निगेटिव रहा है, इसका मतलब भारत ने वस्तुओं का आयात अधिक किया है, निर्यात कम किया है। जो आयात किया है वो अधिक पैसे का किया है, जो निर्यात किया है वो कम पैसे का किया है उससे तुलना में। तो भारत का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड में रहा है, बीओटी रहा है, करेंट अकाउंट में जो बीओटी रहा है वह हमेशा निगेटिव रहा है। अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ इनविजुअल की, अदृश्य वस्तुओं के व्यापार की या अदृश्य वस्तुओं के भुगतान संतुलन की। तो थोड़ा सा अदृश्य वस्तुएं जब नाम लेते हैं तो थोड़ा सा वो चिंतनीय नाम रहता है कि आखिर अदृश्य वस्तु में क्या आता है। तो अदृश्य वस्तुओं में भारत सरकार खुद ही कहती है कि हम अपने बैलेंस शीट में ये 3 चीजें रखते हैं। एक बार यूपीएससी प्रीलिम्स में यही सवाल पूछ दिया गया था कि बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल में किस किस को शामिल किया जाता है। 3 ये थे, एक कुछ और दे दिया था। तो जब हम अदृश्य वस्तुओं के व्यापार की बात करते हैं, बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल की बात करते हैं, तो बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल में 3 प्रकार के ट्रांसफर शामिल होते हैं, यानी 3 प्रकार के पेमेंट शामिल होते हैं। एक, सेवाओं के संबंध में जो ट्रांजैक्शन हुआ है, सेवाओं के लेन देन में जो पैसा खर्च हुआ है या पैसा पाए हैं। विप्रेषण, जिसे रेमिटेंस कहते हैं, विप्रेषण से जो आय मिली है या जो खर्चा हुआ है। साथ साथ फैक्टर इनकम, कारक आय, इन तीनों को जोड़ करके बनता है बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल। यानी बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल में क्या क्या है, पहले इसे याद कीजिए। तो बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल में दोस्तों 3 चीजें हैं, सेवाएं, विप्रेषण और कारक आय। अब हम एक एक को बताएंगे कि सेवाएं, विप्रेषण और कारक आय में क्या क्या शामिल है। एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ूंगा नहीं मैं। सेवाएं, विप्रेषण और कारक आय में क्या क्या शामिल है, अब इसकी बात करते हैं। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो पहला हमें मिलता है सेवाएं, फिर मिलता है विप्रेषण या प्रेषण, उसके बाद फैक्टर इनकम या कारक आय। तो पहले इनको समझते हैं। सेवाओं का जो मामला होता है, जो बैलेंस शीट में सेवाएं शामिल हैं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण बताते हैं, जैसे यात्रा, परिवहन, बीमा, संचार,
निर्माण वित्तीय सेवाएं, सॉफ्टवेयर सर्विस, समाचार एजेंसी, व्यावसायिक सेवाएं, प्रबंधन सेवाएं, सांस्कृतिक एवं मनोरंजन सेवाएं, इन सेवाओं का जो व्यापार होता है, इसमें जो लेन देन होते हैं, उसे हम अदृश्य आय में रखते हैं, ठीक, या अदृश्य व्यापार में रखते हैं। अब जो इन सेवाओं से जो कमाई होगी उसे अदृश्य आय में रखेंगे, और जब सेवाओं के खर्चे को भी एक कॉलम में लिख देंगे तो पूरा का पूरा सेवाओं का विवरण हो जाएगा कि कितनी कमाई है, इतना खर्चा है। यहां खर्चे का संदर्भ है कि सेवाओं के मामले में पूरे देश को विदेशों से इतना पैसा प्राप्त हुआ है, और सेवाओं के मामले में पूरे देश से विदेशों को इतना पैसा बाहर गया है। दूसरी चीज होती है प्रेषण। तो प्रेषण का मामला यह होता है, दरअसल भारत से बाहर काम करने वाले जो प्रवासी लोग हैं अपना पैसा घर भेजते हैं। तो घर मतलब क्या, देश में भेजते हैं। इन्हीं पैसे को हम विप्रेषण बोलते हैं। जो बाहर कमाने वाले लोग हैं, जो अपना पैसा घर भेजते हैं, अपने देश में भेजते हैं। दुबई में कोई काम कर रहा है मजदूर, वो पैसा अपने घर अर्थात इंडिया भेज रहा है, तो पैसा किसको प्राप्त हो रहा है, देश को ही तो प्राप्त हो रहा है। तो इसे किस में रखेंगे, इसे हम विप्रेषण में रखते हैं, प्रेषण में रखते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत दुनिया में सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश है। भारत दुनिया में सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश है। भारत को अगर आंकड़ों की बात किया जाए तो यूएई, यूएसए, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, यूके, ओमान, ये महत्वपूर्ण देश हैं जहां से भारत को अधिक प्रेषण प्राप्त होता है, यानी यहां भारत के अधिक लोग काम करते हैं। अगर एक और आंकड़े की बात की जाए तो भारत को जितना कुल प्रेषण प्राप्त होता है उसका 50% पैसा खाड़ी देशों में काम करने वाले मजदूरों से प्राप्त होता है। आप देखते होंगे कि अपने देश के बहुत सारे मजदूर गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं। इस गल्फ कंट्रीज से बहुत बड़ा पैसा प्राप्त होता है, और इनका भारत में कि विदेशी मुद्रा भंडार में इनका एक बहुत बड़ा योगदान भी होता है। बहुत बड़ा योगदान है इनका भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में, क्योंकि वहां से ये विदेशी मुद्रा में पैसा भेजते हैं, यहाँ कन्वर्ट होकर के रुपया दे दिया जाता है। तो याद रखिएगा, भारत के ये मजदूर बिना पढ़े लिखे लोग विदेश जाते हैं और अपने हाथ के हुनर से, अपने श्रम शक्ति से काम करते हैं और देश को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा देते हैं। एक प्रकार से यह भारत के आर्थिक सशक्तिकरण के अग्रदूत बनते जा रहे हैं। तो ये मत सोचिए विदेशों में जो हमारा डॉक्टर जाता है, विदेशों में जो हमारा इंजीनियर जाता है, वही नाम रोशन करता है। ये जो मजदूर जाते हैं ना, ये भी बड़ा काम करते हैं। आज भारत की आर्थिक शक्ति के बहुत बड़े ध्वजवाहक ये बन चुके हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जितना पैसा वहां कमाते हैं खर्च नहीं करते हैं, सारा का सारा अपने देश भेज देते हैं, और इससे भारत को बहुत मदद मिलती है। तो अगर हम बात करें सेवाओं के मामले में तो 50% पैसा कहां से प्राप्त होता है, खाड़ी देशों से प्राप्त होता है। तीसरा हमने कहा था फैक्टर इनकम, यानी अदृश्य व्यापार में जो तीसरी बात थी वो क्या था, फैक्टर इनकम। अगर फैक्टर इनकम की बात की जाए तो ढेर सारी भारतीय कंपनियां हैं। जैसे मान लीजिए टाटा है, ब्रिटेन की जगुआर कंपनी है, टाटा ने खरीद लिया है, तो वहां जगुआर का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उससे जो लाभ मिलता होगा वह टाटा को मिलता होगा, और टाटा अपना लाभ लेके कहां जाते हैं, इंडिया जाते हैं। तो ढेर सारी विदेशी कंपनियां हैं, साथ साथ भारत सरकार भी विदेशों में ढेर सारे उद्यम का संचालन करती है। आरबीआई भी दुनिया के तमाम देशों के केंद्रीय बैंकों में पैसा रखती है। कई भारतीय व्यक्ति भी हैं जो विदेशों में स्थित, उनकी संपत्तियां हैं, उनके व्यवसाय हैं, उनके बिजनेस हैं, उनके उद्योग हैं। तो चाहे भारतीय कंपनियां हो, चाहे सरकार हो, चाहे विदेश भारत का कोई नागरिक हो, जो इसकी विदेशों में जो संपत्तियां हैं, इन संपत्तियों से उन्हें लाभ प्राप्त होता है। जैसे हमने टाटा का उदाहरण दिया, जो प्रॉफिट होगा इंडिया ही तो लेकर के आएंगे। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे पैसे विदेशों के बैंकों में रखे गए हैं, आरबीआई ने रखा है तमाम विदेशों के बैंकों में, सरकार ने रखा हुआ है। तो उससे क्या प्राप्त हो रहा है, ब्याज प्राप्त हो रहा है। कई ऐसे वेंचर हैं जो विदेशों में विदेशी कंपनियों के साथ स्थापित किए गए हैं। तो जो अगर भारतीय शेयर धारक है तो उसे भी तो लाभ का एक हिस्सा मिलता होगा, जिसे लाभांश कहते होंगे। तो भारत को
विदेशों से ढेर सारे लाभ प्राप्त होते हैं, ब्याज प्राप्त होता है, ढेर सारे लाभांश प्राप्त होते हैं, और इन सब से जो आय प्राप्त होती है उसे फैक्टर इनकम में शामिल किया जाता है। यानी फैक्टर इनकम में और कुछ नहीं, भारत की कोई कंपनी, भारत का कोई उद्योगपति, भारत का कोई नागरिक, भारत की कोई सरकार विदेशों में कोई व्यापार वाणिज्य कर रही है, उद्यम लगा रही है, पैसा रखी है, उससे जो ब्याज प्राप्त हो रहा है, उससे जो लाभ मिल रहा है, उससे जो लाभांश मिल रहा है, इन को हम किस में रखते हैं? फैक्टर इनकम में रखते हैं। और फैक्टर इनकम को हम किस में रखते हैं? तो फैक्टर इनकम को हम रखते हैं करेंट इनविजुअल ट्रेड में, अदृश्य व्यापार में। और अदृश्य व्यापार को किस में रखते हैं? तो करेंट अकाउंट में रखते हैं। यानी अगर हम कुछ बात यूं कहें कि जब हमने बात चर्चा यहां से शुरू की थी चालू खाते से, तो चालू खाते में हमने क्या कहा था कि वस्तुओं का व्यापार संतुलन और अदृश्य वस्तुओं का व्यापार संतुलन। तो ये जब वस्तुओं का व्यापार संतुलन है, इसमें सारे के सारे आ गए गुड्स, जितनी वस्तुओं का आयात निर्यात हो सारे वस्तुओं के व्यापार संतुलन में आ गए। और दो अदृश्य वस्तुओं का व्यापार संतुलन है, बैलेंस ऑफ इनविजुअल ट्रेड है, उसमें तीन चीजें आ गई। एक को हमने कहा कि यहीं सीधे आ जाइए, एक को हमने कहा सेवाएं, कहां गया? सेवाएं। दूसरे को हमने कहा प्रेशर, और तीसरे को हमने कहा फैक्टर इनकम। इस प्रकार मिलकर के क्या बन गया? करेंट अकाउंट। समझ में आ गई बात? इस प्रकार मिलकर के क्या बना? करेंट अकाउंट, चालू खाता। अब चलिए भाई अगली चर्चा करते हैं। अगली चर्चा यह है कि यह एक शब्द आता है करेंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाते का घाटा। अब मान लीजिए, ठीक, किसी भी देश के करेंट अकाउंट में देश को जितनी मुद्रा प्राप्त होती है, यहां करेंट अकाउंट में मुद्रा प्राप्त होने का मतलब क्या है? कि दृश्य व्यापार और अदृश्य व्यापार से जितना पैसा प्राप्त होता है, यही तो हुआ। तो कहते हैं कि किसी देश जब करेंट अकाउंट से या करेंट अकाउंट में देश को जितनी मुद्रा प्राप्त होती है, जब उससे ज्यादा मुद्रा करेंट अकाउंट से बाहर निकलती है, तो हम कहते हैं का चालू खाता हमारे घाटे में है, करेंट अकाउंट डेफिसिट में है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मान लीजिए करेंट अकाउंट से मुद्रा प्राप्त हो रही है 100 रुपए की, और इसी करेंट अकाउंट से मुद्रा बाहर जा रही है 150 रुपए, यानी 50 रुपए का क्या है? घाटा हो रहा है। और यही 50 रुपए का घाटा करेंट अकाउंट डेफिसिट कहलाता है। समझ में आ गई बात? अगर भारत के हालात क्या हैं, भारत के करेंट अकाउंट डेफिसिट क्या कहते हैं भाई? तो भारत के जो हालात है उसमें कहा गया है कि भारत में करेंट अकाउंट डेफिसिट जो है, सीएडी जो है, वो दो चीजों से मिलकर के बनता है। एक को कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, बीओटी, यानी दृश्य वस्तुओं का व्यापार, और एक को हमने क्या बताया? बैलेंस ऑफ इनविजुअल, अदृश्य वस्तुओं का व्यापार। तो भारत में क्या है कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है यह हमेशा घाटे में रहा है। अभी हमने पहले बताया, यह जो बीओटी है यह हमेशा घाटे में रहा है, ठीक। लेकिन जो हमारा बीओआई है, यह जो हमारा बीओआई है, अदृश्य वस्तुओं का व्यापार, यह हमेशा प्रॉफिट में रहा है, लाभ में रहा है। लेकिन है क्या? बीओआई द्वारा, अदृश्य वस्तुओं के व्यापार द्वारा इतना पैसा नहीं प्राप्त हो पाया है कि बीओटी के घाटे को भरा जा सके। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि बीओटी में घाटा हमारे पास 100 रुपए का है, तो कम से कम बीओआई में अगर प्रॉफिट भी 100 रुपए का होगा तभी तो उस घाटे की भरपाई करेंगे। लेकिन पता चला बीओआई, बैलेंस ऑफ इनविजुअल, जो अदृश्य वस्तुओं का व्यापार है, वह खाता फायदे में है, लेकिन फायदा है कितने का? 60 रुपए का मान लीजिए, तो अभी 40 रुपए की भरपाई नहीं हो पाई, यानी हमारा करेंट अकाउंट डेफिसिट तो 40 रुपए का बना ही रहेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत में करेंट अकाउंट डेफिसिट की स्थिति रही है क्योंकि भारत ने अपने चालू खाते में जितनी मुद्रा विदेशों से प्राप्त की है उतनी मुद्रा
चालू खाते में उसे विदेशों को देनी पड़ी है। उसका मेन कारण यह है, अगर एक एक की समीक्षा करें तो सीएडी में जो बीओटी है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, यह बहुत ज्यादा घाटे में रहा है। और दूसरा जो बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल है, अदृश्य वस्तुओं का व्यापार है, जिसमें सेवाएं हैं, विप्रेशर है, फैक्टर इनकम है, यद्यपि यह प्रॉफिट में रहा है, लेकिन इससे इतना प्रॉफिट नहीं रहा है कि इस घाटे की भरपाई कर सके, पूरे हिस्से को यह कवर नहीं कर पाया है। और इसी का कारण है कि भारत में करेंट अकाउंट डेफिसिट हमेशा के हमेशा क्या रहा है, घाटे में रहा है। अब ठीक है भैया, घाटे में रहा है तो हमें देखना पड़ेगा इस घाटे का इफेक्ट क्या क्या होता है। अगर कोई देश लंबे समय तक करेंट अकाउंट डेफिसिट में पड़ता है तो इफेक्ट क्या होता है। तो एक इफेक्ट तो ढेर सारे हो जाते हैं, लेकिन जो सबसे मौजूद किस्म का इफेक्ट है उसको समझते हैं। होता क्या है कि यदि करेंट अकाउंट डेफिसिट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा, ऋण लेना पड़ेगा। ठीक, एक बात ही। दूसरी बात इसी के साथ, करेंट अकाउंट डेफिसिट यह बताता है कि देश की पूंजी बाहर जा रही है, देश का पैसा बाहर जा रहा है। किसके कारण जा रहा है, घाटे के कारण। अब जब देश का पैसा बाहर जाता है घाटे के कारण, तो हमेशा उस देश की मुद्रा का मूल्य ह्रास होता है। आप कहोगे ये कैसे हो जाता है। देखिए, मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक, समझ में आ गई बात। यह इंडिया है, समझना, यह बाहर से पूरी दुनिया से पैसा ला रहा है, यानी आय है, पैसा आ रहा है, कुछ यूं कहिए आ रहा है। तो जो पैसा आ रहा है वह किस शक्ल में आ रहा है, डॉलर की शक्ल में आ रहा है। यानी देश का विदेशी मुद्रा भंडार क्या हो जा रहा है, मजबूत हो जा रहा है, यानी देश के पास ढेर सारे डॉलर हो जा रहे हैं। अब अगर हम कह रहे हैं कि नहीं, हमारा चालू खाता घाटे में है, यानी जितना हम पैसा आ रहा है उससे ज्यादा पैसा देश के बाहर जा रहा है, तो देश के बाहर भी जो पैसा जा रहा है आपके रुपए की शक्ल में नहीं जा रहा है, वो भी डॉलर की शक्ल में जा रहा है। अब अगर मान लीजिए डॉलर की शक्ल में पैसा जा रहा है बाहर, तो आपके मार्केट में डिमांड किसकी हो जाएगी, आपके मार्केट में डॉलर की डिमांड अधिक हो जाएगी। तो जो निर्यातक जिनके माध्यम से पैसा जा रहा है, जो पैसा कमा के बाहर जा रहे हैं, वह आपकी देश के रुपया को लेकर के आपके केंद्रीय बैंक में आएंगे और कहेंगे रुपया लीजिए, हमें डॉलर दीजिए। यानी आपके देश में सब लोग रुपया लेकर आएंगे और मांगेंगे क्या, डॉलर। यानी डिमांड किसकी आपके देश में यदि ज्यादा हो जाएगी, डॉलर की, और रुपए की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब रुपए की डिमांड कम हो जाएगी, डॉलर की डिमांड ज्यादा हो जाएगी, तो रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। आप हाल में देखिएगा रुपए की वैल्यू गिरी है, 80-81 रुपया तक पहुंच गया। क्यों गिरी है, क्योंकि भारत ने हाल के दिनों में बहुत ज्यादा आयात किया है, बहुत ज्यादा विदेशों से सामान खरीदा है, तो पेमेंट किस में करना है, डॉलर में। दूसरी चीज, अभी हाल में जो वैल्यू गिरी है उसका एक और कारण था। उसका कारण था कि भारतीय शेयर बाजार से ढेर सारा पैसा निकाल करके जो इन्वेस्टर है वो अमेरिका के मार्केट में चले गए। क्यों, क्योंकि अमेरिका ने अपने यहां एफडी पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इंडियन शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ है और उसे लगता है करीब बाप रे बाप, अमेरिका में इससे ज्यादा उसके बैंक में जमा कर देंगे तो ब्याज मिल जाएगा, तो कहेगा कौन शेयर मार्केट का रिस्क लेगा, हम चलते हैं अमेरिका में पैसा जमा कर देते हैं। तो ढेर सारे इन्वेस्टर ने रातों रात हाथ खींच लिए, यानी भारतीय शेयर मार्केट से पैसा निकाला। तो जब वो भारतीय शेयर मार्केट से जो पैसा निकालेंगे वो किस में निकालेंगे, रुपए में ही तो निकालेंगे। किस में निकालेंगे, रुपए में निकालेंगे। तो वो रुपया लेकर के आपके आरबीआई के पास आते हैं, आप आपके देश का शेयर बेच करके, और कहते हैं अपना रुपया लो, हमें डॉलर दो, और आरबीआई डॉलर देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो आरबीआई के पास पूरे के पूरे आरबीआई के पास क्या हो जाएगा, एक तो उसे डॉलर देना पड़ेगा
विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आ जाएगी। दूसरे पूरे के पूरे विदेशी मार्केट में, विदेशी मुद्रा के बाजार में डिमांड किसकी हो जाएगी? डॉलर की हो जाएगी। ढेर सारे लोग रुपया लेकर आ रहे हैं, डॉलर मांग रहे हैं, तो जिसकी डिमांड मुद्रा की ज्यादा होती है वो मुद्रा मजबूत हो जाती है, डॉलर मजबूत हो जाएगा। तो होता कुल मिलाजुला, और रुपया आपका गिर जाएगा। तो होता कुल मिलाजुला करके ये कि करेंट अकाउंट डेफिसिट के लिए एक तो ऋण लेना पड़ेगा, और दूसरा देश की मुद्रा का मूल्य ह्रास हो जाएगा, क्योंकि पूंजी बाहर जा रही है घाटे के कारण। और जब देश की ये अगर 1-2 दिन की प्रक्रिया है, ये रुक नहीं रही है, लगातार चल रही है, तो कर्ज भी बढ़ते जा रहे हैं, पूंजी बाहर जाने के कारण मूल्य ह्रास भी हो रहा है, और एक समय ऐसा आएगा कि वह देश अपनी मुद्रा की रक्षा करने की क्षमता उस देश की क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। वह धीरे धीरे अपनी मुद्रा की रक्षा करने में असमर्थ हो जाएगा। ठीक। दूसरी चीज, यदि दूसरी भी चीज, पहली तो यह बात कि यानी अगर करेंट अकाउंट डेफिसिट है तो समझना, प्रीलिम्स में पूछता है कि क्या क्या हो सकता है। तो करेंट अकाउंट डेफिसिट का पहला परिणाम, जिस देश में जितना करेंट अकाउंट डेफिसिट होता है उतना ही उसे कर्जा लेना पड़ता है, तो देश पर कर्जे की मात्रा बढ़ जाएगी। दूसरा, उस मुद्रा का क्या हो जाएगा? मूल्य ह्रास हो जाएगा। और तीसरा, एक दिन आएगा जब सरकार की मुद्रा की रक्षा करने की क्षमता क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। करेंट अकाउंट डेफिसिट के 3 परिणाम होते हैं। अब चौथा परिणाम क्या हो जाता है? देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार उस देश का सीमित हो जाता है, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार तभी तो मजबूत रहता है जब या तो बाहर से निवेश आए या निर्यात बढ़े। लेकिन हम देख क्या रहे हैं? अरे भैया, निर्यात अगर हमारा बढ़ा होता तो हमारे पास करेंट अकाउंट डेफिसिट ही क्यों होता? और अगर हमारे पास निवेश भी आ रहा होता तो क्यों होता? अर्थात जब करेंट अकाउंट डेफिसिट होता है तो एक तो विदेशी मुद्रा भंडार सीमित होता है, और दूसरी चीज, न तो निवेश आ रहा है, करेंट अकाउंट डेफिसिट बताता है कि आपके यहां निवेश भी नहीं आ रहा है, और न आपका निर्यात बढ़ रहा है। अब देखो, मान लीजिए किसी देश का करेंट अकाउंट डेफिसिट हुआ, उसने ऋण ले लिया है, मान लीजिए $1 लाख इसने पहले से कर्जा ले लिया है, और कुछ ऐसा नहीं किया कि उस देश का निर्यात बढ़ जाए, उस देश में विदेशी निवेश आ जाए। मान लीजिए ऐसा नहीं किया। हाल के दिन में श्रीलंका के साथ यही हुआ। तो होता क्या है, स्थितियां आपस में और जुड़ जाती हैं और स्थितियों को और खराब कर देती हैं। यानी पहले से ऋण लेना पड़ा है, मान लीजिए $1 लाख का ऋण है, और करेंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ते जा रहा है, साथ ही साथ निवेश नहीं आ रहा है, विदेशी निवेशक नहीं आ रहे हैं, देश का निर्यात नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि राष्ट्र अपना ऋण चुका पाने में असमर्थ हो जाता है। और जब कोई भी राष्ट्र अपना ऋण चुकाने में असमर्थ होता है तो कहते हैं वह राष्ट्र संप्रभु ऋण संकट की स्थिति में आ गया, सॉवरेन डेब्ट क्राइसिस की स्थिति में आ गया। अब राष्ट्र अपना कर्जा नहीं चुका पा रहा है, राष्ट्र अपने आप को दिवालिया घोषित कर देता है। श्रीलंका में 6 महीने पहले यही हुआ था, और आज ही भविष्यवाणी में कर दे रहा हूं, आने वाले 6 महीने में अगर सऊदी अरब ने मदद नहीं की तो पाकिस्तान भी यही होने वाला है। पाकिस्तान भी संप्रभु ऋण संकट की दहलीज पर खड़ा है। यानी कुल मिलाजुला करके करेंट अकाउंट डेफिसिट अर्थव्यवस्था के कई प्रकार की बीमारियों को एक साथ जन्म दे देता है। ऋण लेना पड़ता है, मुद्रा की वैल्यू कमजोर हो जाती है, राष्ट्र अपनी मुद्रा की रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। और इन परिस्थितियों में यदि कुछ ऐसा न किया गया, या साथ साथ चौथी बात, विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाता है। इन परिस्थितियों में कुछ ऐसा न किया गया कि जल्दी से निवेश आ जाए या निर्यात पर बढ़ जाए, तो देश अपने कर्जे को चुकाने में असमर्थ हो जाता है। और इसको हम कहते हैं कि उस देश में संप्रभु ऋण संकट की स्थिति आ गई, वह देश दिवालिया हो गया। अब सीएडी कितना होना चाहिए? अगर हम बात करें कि सीएडी कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो कई लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं। और जिन लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं, उन लोगों में जो
कुछ मेन विचार ये हैं। रंगराजन समिति ने 1993 में कहा था कि किसी देश का यदि करेंट अकाउंट डेफिसिट उसके जीडीपी के लगभग 2% है तो वह संधारणीय है, चिंता करने की बात नहीं है। देश की अर्थव्यवस्थाओं में इतना होना चाहिए, अर्थव्यवस्थाएं इतनी चीजों को कवर लेती है। यानी अगर मान लीजिए किसी देश का जीडीपी ठीक 100 रुपये का है, तो अगर उस देश का सीएडी करेंट अकाउंट डेफिसिट 2 रुपये तक का है तो वह देश इसको बर्दाश्त कर लेगा, संधारणीय है, अर्थव्यवस्था में इतना चलता है, चिंता की बात नहीं के। अभी हाल में आरबीआई ने विचार दिए हैं और हाल का आरबीआई का विचार यह है कि यदि सीएडी करेंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी के 2.5% से 3% के बीच भी है तो भी स्थिति खराब नहीं है, इस स्थिति को भी अर्थव्यवस्थाएं संभाल लेती है। यानी आरबीआई कह रही है 2.5 से 3% है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इससे थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा तब टेंशन हो सकता है। एक विद्वान है वाई बी रेड्डी, आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। इनकी एक कमेटी थी करेंट अकाउंट डेफिसिट पर, जिन्होंने कहा था कि ये जो लोग कह रहे हैं ये भी ठीक है, लेकिन आदर्श स्थिति तो होनी चाहिए। भारत के लिए यही होना चाहिए कि भारत को हमेशा सीएडी के घाटे को शून्य रखना चाहिए। यानी अगर हम अपने करेंट अकाउंट को प्रॉफिट में न रख पाएं तो घाटे में भी न रखें, जीरो की स्थिति रहे। ठीक, जितना आयात कर रहे हैं उतना ही निर्यात कर रहे हैं, हम घाटे में नहीं जा रहे हैं। तो वाई बी रेड्डी कहते हैं कि भारत को अपने सीएडी को जीरो रखना चाहिए। अब सवाल है यदि सीएडी कम हो जाए तो करना क्या चाहिए? तो तर्क दिया गया है, वाई बी रेड्डी साहब ने यह चीजें सुझाई थी। सहमति यह है कि अगर किसी देश का सीएडी हो रहा है तो क्या करना चाहिए, या भारत का जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है, भारत के मामले में बात करें तो भारत को क्या करना चाहिए कि उसका चालू खाते का घाटा पूरा हो जाए। तो भारत को पहले तो निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए। भारत में निर्यात नहीं बढ़ रहा है, ठीक, इसको बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए कि हम अन्य देशों में बाजार तलाशें और निर्यात बढ़ाएं। ठीक, दूसरी चीज, भारत बहुत व्यापक पैमाने पर ईंधन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं और सोने का आयात करता है, इनमें कमी करनी चाहिए। अब कहोगे इनमें कमी कहां करनी चाहिए? तो इनमें जैसे ईंधन का मामला है, बहुत ज्यादा पेट्रोलियम भारत आयात कर रहा है, तो भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जोर देना चाहिए, भारत को हाइड्रोजन व्हीकल्स पर जोर देना चाहिए। जैसे आप लोगों ने गौर किया है, इसी बजट में यह घोषणा की गई कि भारत 35 हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन को चलाएगा। इसी साल नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी की घोषणा की गई, राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति की घोषणा की गई। क्यों की गई? क्योंकि हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन हमारे पास है, उत्पादन कर लेंगे, और अगर ग्रीन हाइड्रोजन से हम अपनी ट्रेन चलाएंगे, गाड़ियां चलाएंगे, तो पेट्रोलियम कम खरीदना पड़ेगा ना। पेट्रोलियम नहीं है हमारे पास, तो हमारा करेंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा कि नहीं होगा? आप देखते होंगे कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर बहुत जो काम किया जा रहा है। हर कंपनी को कह दिया गया है कि भाई इलेक्ट्रिक स्कूटी लाइए, ऑटोमोबाइल लाइए, कार लाइए। टेस्ला तो इलेक्ट्रिक ट्रक लेकर के आ रही है इंडिया में। महिंद्रा ने बहुत बढ़िया इलेक्ट्रिक कार लाया है, अभी प्रदर्शनी लगी थी तो उसमें उसको दिखाया भी था। टाटा इलेक्ट्रिक कारें लेकर के आ रही है, बजाज इलेक्ट्रिक कारें लेकर के आ रही हैं। यानी भारत की हर ऑटोमोबाइल कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर बहुत काम कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जितना चलेगी उतना ही हमारी पेट्रोलियम पर निर्भरता कम होगी। तो इसके लिए हाइड्रोजन व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का हम, विशेष करके चाइना की इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का हम बहुत अधिक आयात करते हैं, तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लाई गई है। इलेक्ट्रॉनिक को के घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का देश में ही प्रोडक्शन किया जाए। जितना बढ़ेगा उतना चाइना से हम कम खरीदेंगे। सोने के आयात में भी कमी लाई जाने की कोशिश की जा रही है कि सोने के आयात में भी कमी लाई जाए। जो लोग सोने की ज्वेलरी बनाते हैं, चलो ठीक है, अब उनको कैसे समझाएंगे, लेकिन कुछ लोग अपने घर में पैसा ज्यादा होता है तो सोने में निवेश करते हैं। तो इसके लिए सरकार ने गोल्ड बॉन्ड भी लाया हुआ है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। अर्थात आप सोना खरीद करके नहीं रखेंगे, बल्कि उसकी जगह
एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का पेपर खरीद करके रख लेंगे, उस पर भी उतना ही फायदा हम देंगे जितना सोना खरीद करके मिलता है। तो कोशिश की जा रही है, जब आपको बॉन्ड मार्केट पढ़ाएंगे बताएंगे, तो सरकार सोने के हाथ में कमी रहने के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेकर के आई है, ताकि हम करेंट अकाउंट डेफिसिट का कम कर सके। साथ साथ एफडीआई और एफपीआई का भी उदारीकरण किया जा रहा है। यह सही है कि एफडीआई और एफपीआई के उदारीकरण से करंट अकाउंट डेफिसिट को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। एफडीआई और एफपीआई का उदारीकरण करेंगे तो ढेर सारा पैसा आएगा, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत रहेगा, इससे हम करंट अकाउंट डेफिसिट से लड़ पाएंगे। साथ साथ लंबी अवधि की जो बाह्य वाणिज्यिक उधारी है, इसको भी उदार बनाने की कोशिश हो रही है। ठीक, किसको भी लिबरल बना दिया जाए। गैर जरूरी आयात को कम करने की कोशिश ही रही है। कई ढेर सारी वस्तुओं का आयात हम करते हैं जो एकदम गैर जरूरी है, जिनकी कोई जरूरत नहीं है, जैसे विलासिता की उच्च किस्म की वस्तुएं। तो सरकार कह रही है कि भाई इनके बिना कोई मरे थोड़े जा रहा है, इनको देश में ही बनाएंगे, इनके आयात पर कम करेंगे। साथ साथ देश में निवेश के लिए विदेशों के पेंशन फंड को खोलने की पहल की जा रही है कि विदेशी पेंशन फंडों को ढेर सारी छूट और रियायत दी जाए ताकि वे लोग देश में निवेश करें। फ्लोटिंग डॉलर बॉन्ड लाए जा रहे हैं जो इन्फ्लेशन से लिंक होंगे। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जाएगा। हम आपको बॉन्ड मार्केट में पढ़ाएंगे, यहाँ नहीं, फ्लोटिंग बॉन्ड मार्केट की भी क्लास देंगे यूट्यूब पर कि फ्लोटिंग बॉन्ड क्या होते हैं, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड क्या होते हैं, सब सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो फ्लोटिंग डॉलर बॉन्ड भी लाए जा रहे हैं ताकि वे ऐसे बॉन्ड होंगे जो डॉलर से लिंक होंगे। डॉलर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी गिरेगी वैसे वैसे इनका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा गिरेगा। इससे क्या होगा कि ढेर सारे निवेशक भारत में निवेश करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो ये सब उपायों पर काम किया जा रहा है ताकि हम करेंट अकाउंट डेफिसिट को कम कर सके। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो पहला खाता था करेंट अकाउंट था, इसको आपने पूरा पढ़ा। अब दूसरा खाता हम पढ़ेंगे कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता। और जब दोनों पढ़ लेंगे तो पूरा का पूरा हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कैपिटल अकाउंट पर, पूंजी खाते पर। इस कैपिटल अकाउंट में दो चीजों का हिसाब किताब रखा जाता है, एक इन्वेस्टमेंट का और दूसरा लोन का। अर्थात इन्वेस्टमेंट के थ्रू देश में कितना पैसा आया है, कितना पैसा आया है एक साल में, और देश से इन्वेस्टमेंट के थ्रू कितना पैसा बाहर गया है, बाहर गया है। जैसे यूं समझ लीजिए, मान लो बाहर से एप्पल आती है, एप्पल कंपनी आती है, देश में निवेश लेकर के आती है तो पैसा आया। लेकिन भारत का कोई उद्योगपति बाहर जाता है और किसी और देश में निवेश करता है तो पैसा गया। यद्यपि यह नुकसानदायक नहीं है, नुकसानदायक नहीं है, अच्छी बात है। ठीक उसी प्रकार लोन में देश को एक वित्तीय वर्ष में देश ने कितना उधार लिया और फिर इसमें हिसाब किताब लिया जाता है कि कितना उधार दिया। यही है कैपिटल अकाउंट। यानी कुल मिला जुला करके थोड़ा सा हम विस्तार करें, बात करें तो हम कह सकते हैं कि देश में एफडीआई के थ्रू कितना पैसा आया और देश से कितनी एफडीआई बाहर गई। जैसे मान लीजिए एप्पल कंपनी लेकर के आई, कहती है कि हम भारत में आईफोन बनाएंगे, एफडीआई लेकर के आई। साथ साथ तो ये क्या हुआ, एफडीआई के थ्रू पैसा आया। वहीं अडानी जी कहते हैं, अडानी कहते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया में जाकर के निवेश करेंगे, तो इसका मतलब पैसा बाहर गया। तो अर्थात एफडीआई के थ्रू जो पैसा आ जा रहा है, एफपीआई के थ्रू जो पैसा जा रहा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के थ्रू, इसके थ्रू जो पैसा आ रहा है, ये किस में आएगा, कैपिटल अकाउंट में आएगा। ठीक उसी तरह एक्सटर्नल डेब्ट, जो बाह्य उधारियां हैं, भारत बाहर से कितना पैसा ले रहा है, बाहर से कितनी उधारियां ले रहा है, कितनी उधारियां दे रहा है, इन सब का हिसाब किताब किस में रखा जाता है, कैपिटल अकाउंट में। सीधी सी बात है। अर्थात कैपिटल अकाउंट, पूंजीगत खाता जो है, वह बात करता है सीधे सीधे निवेश के थ्रू कितना पैसा आया गया है और उधारिये को थ्रू कितना पैसा आया गया है। इन सब का हिसाब किताब कैपिटल अकाउंट में रखा जाता है। बस यहां इतनी ही समझने वाली बात है। अब आपको अगला वीडियो जो देंगे
उसमें हम एफडीआई, एफपीआई, एक्सटर्नल डेप्ट इत्यादि की बातें होंगी, इसकी भी वीडियो देंगे, इसकी भी क्लासेज आपको देंगे। तो फिलहाल कैपिटल अकाउंट क्लियर रहा। और इसके पहले आपने पढ़ लिया था करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में क्या क्या है ये भी समझ लिए, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या है ये भी समझ लिए। और जब दोनों को समझ लिए तो आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ लिया, भुगतान संतुलन समझ लिया। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि भारत में भुगतान संतुलन के रुझान क्या रहे हैं, ट्रेंड क्या रहे हैं। तो बात शुरू करते हैं आजादी के बाद से। जो प्रथम अवधि का भुगतान संतुलन निकाला जाता है वो 1956-57 से 1975-76 के बीच निकाला जाता है। इसे प्रथम अवधि का बीओपी ट्रेंड कहते हैं। हुआ क्या, इस अवधि में भारत को 3 युद्ध लड़ने पड़े, 2 पाकिस्तान से, 1 चीन से, साथ साथ पूर्वी भारत में भयंकर सूखा पड़ा। इसके साथ साथ 1973 में पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस की स्थिति आई, तेल संकट आया, खाड़ी देशों ने तेल की कीमतें बढ़ा दी थी। इसराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर के फिलिस्तीन के पक्ष में दबाव बनाने के लिए गल्फ देशों ने क्या किया था, तेल की कीमतें अचानक बढ़ा दी थी। इन सब का भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। कुल मिला जुला करके 3 युद्ध, सूखा और जो ऑयल शॉक्स लगे, तेल के झटके लगे, ऑयल की कीमतें बढ़ी, इनका परिणाम रहा कि भुगतान से इसमें भारी घाटा आया, यानी भारत को ज्यादा पैसा बाहर भेजने पड़ा था। द्वितीय अवधि जो बीओपी ट्रेंड का जब हम देखते हैं तो यह चलती है 1976-77 से 1979-80 तक। यह बैलेंस ऑफ पेमेंट के संबंध में गोल्डन एरा था, स्वर्णिम काल था, क्योंकि यहाँ जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, भुगतान का जो संतुलन है, वह भारत के पक्ष में रहा। करेंट अकाउंट तो हमारा जो हमेशा घाटे में रहता था वह सरप्लस में चला गया था। भारत के पास 7 महीने का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था, रह गया था, कोई दिक्कत नहीं थी, स्वर्णिम काल था। लेकिन वह स्वर्णिम काल लंबा नहीं खिंचा। हुआ क्या, जब हम तीसरी अवधि में आते हैं जो 1980-81 से 1990-91 के दौर तक चली, तो इस दौर में भारत को बड़े पैमाने पर व्यापार घाटा झेलना पड़ा। और उसका कारण था खाड़ी युद्ध शुरू हो गया था, इराक कुवैत की लड़ाई शुरू हो गई थी, अमेरिका का हस्तक्षेप शुरू हो गया था। साथ साथ भारत में जो नेहरू महालनोबिस नीति थी, मिक्स्ड इकोनॉमी की जो नीति थी, उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण की नीति थी, उसकी कमियां बाहर आने लगी थी। और उन नीतियों ने अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करना शुरू किया था। भारत के उत्पादन में बहुत गिरावट आ गई थी, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आ गई थी, वस्तुओं की गुणवत्ता में गिरावट आ गई थी, वस्तुएं महंगी हो चुकी थी। भारत का व्यापार तकरीबन चौपट हो गया इन सालों में। और कुल मिलाजुला करके इन आर्थिक नीतियों के कारण और खाड़ी युद्ध के कारण भारत के सामने भुगतान संतुलन का संकट खड़ा हो गया, क्राइसिस खड़ा हो गया। अब तक घाटा फायदा होता रहता था, लेकिन पहली बार भुगतान संतुलन का संकट खड़ा हो गया, क्राइसिस खड़ा हो गया। और इस क्राइसिस से निपटने के लिए ही 1991 के आर्थिक सुधार लाए गए। तो हमें देखना होगा कि आखिर इस क्राइसिस की वजह क्या थी, या यूं कहिए कि 1991 के आर्थिक सुधारों का कारण क्या था। तो अगर हम भारत के सामने जो भुगतान संतुलन की क्राइसिस आई, तुरंत संकट आया, देखो उसकी एक दूरगामी पृष्ठभूमि तो 1980 से लेकर के 1990 के 10 सालों में बन ही चुकी थी। खाड़ी युद्ध के कारण और जो हमारी पंगु होती आर्थिक नीतियां थी, उसके कारण एक बैकग्राउंड तो बन ही चुका था। लेकिन कुछ तात्कालिक घटनाएं घटी जिसने असंतुलित भुगतान संतुलन को संकट की ओर ढकेल दिया, और उसका परिणाम लाया गया, हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने पड़े। तो जो इकोनॉमिक रिफॉर्मों की वजह है वही भुगतान संतुलन के संकट की भी वजह है, क्योंकि भुगतान संतुलन के संकट को ही दूर करने के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए गए थे। तो अगर हम देखें कि इस भुगतान संतुलन के संकट का कारण क्या था, तो हुआ क्या कि खाड़ी युद्ध हुआ, तेल की कीमतें बढ़ी, और जब तेल की कीमतें बढ़ी तो भारत को तेल खरीदने के लिए ज्यादा पैसा पेमेंट करना पड़ा, यानी उसकी मुद्रा बाहर गई। दूसरी चीज, भारत को जो दूसरे नंबर जो प्रमुख विदेशी मुद्रा मिलती थी उस दौर में, वो टूरिज्म से मिलती थी, पर्यटन से मिलती थी। लेकिन पर्यटन में कमी आई, और इस कमी का कारण भू राजनीतिक संकट था। भू राजनीतिक संकट का मतलब खाड़ी युद्ध चल रहा था, तो खाड़ी देशों के जो पर्यटक भारत आते थे वे तो रुक ही गए थे। साथ साथ अमेरिका और यूरोप की उस दौर में फ्लाइट रोक दी गई थी, क्योंकि गल्फ के देशों में अमेरिका बमबारी कर रहा था, बड़ी उथल पुथल थी। तो यूरोप अमेरिका से आने वाली
वाली भारत की ओर तमाम गैर जरूरी उड़ानों को रद्द कर दिया था। कुछ इमरजेंसी उड़ानें ही बची थी। इससे पर्यटकों के आने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो अचानक पर्यटन में कमी आ गई। साथ साथ उस दौर में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति और भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए जिन अनिवासी भारतीयों ने अपनी जमा राशि को भारतीय बैंकों में जमा किया था, उन्होंने अचानक इसे निकालना शुरू कर दिया और पैसा बाहर ले जाने लगे, अमेरिका में जाकर के इन्वेस्ट करने लगे। उन्हें लगा कि इंडियन इकोनॉमी में निवेश सुरक्षित नहीं है, यहाँ जो पैसा जमा किए थे अचानक निकालने लगे। तो जाहिर सी बात है, जब निकालेंगे लेकर के जाएंगे तो डॉलर की ही शक्ल में लेकर के जाएंगे, क्योंकि वो डॉलर की ही शक्ल में जमा किए थे। तो इससे पैसा बाहर गया और साथ साथ इसी दौर में तमाम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भारत की इकोनॉमिक रेटिंग को कम कर दिया, क्रेडिट रेटिंग को कम कर दिया। उधार कई जगह से मांगने गया, भारत मिला नहीं, और कुल मिला जुला करके स्थिति ये हो गई कि भारत के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार था केवल 0.9 बिलियन डॉलर का बचा हुआ था। इन परिस्थितियों में भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। 2 सप्ताह की आयात जरूरतें ही पूरी की जा सकती थी, इतना ही विदेशी मुद्रा भंडार था। यानी भारत सिर्फ अपने देश को 15 दिन चलाने के लिए जरूरी वस्तुओं का आयात कर सकता था, और उन जरूरी वस्तुओं में सिर्फ पेट्रोलियम का ही आयात कर सकता था। यानी शुद्ध सहज भाषा में कहें तो भारत के पास इतना ही पैसा था कि 2 सप्ताह के लिए पेट्रोलियम खरीद सकता था, उससे ज़्यादा पैसा नहीं था। इसे यही भुगतान संतुलन का संकट था। जब किसी देश के पास इतना विदेशी मुद्रा न बची हो कि वह आयात जरूरतें पूरी कर सके, कम से कम 3 महीने की आयात जरूरतें पूरी कर सके, तो कहते हैं वो देश भुगतान संतुलन की दहलीज पर खड़ा हुआ। भारत में भी यही हुआ, केवल 2 सप्ताह की वस्तुएं खरीद सकता था, तो भारत भुगतान संतुलन में चला गया, के संकट में चला गया। और इस भारत जब भुगतान संतुलन के संकट में चला गया तो भारत ने IMF से मदद मांगी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मदद मांगी, और IMF ने कहा कि हम आपको तुरंत बेल आउट पैकेज दे रहे हैं, अर्थात अपनी अर्थव्यवस्था को तुरंत निकालने के लिए कुछ पैसे दे रहे हैं, लेकिन बदले में आपको अपनी अर्थव्यवस्था में कई रिफॉर्म लाने होंगे, आर्थिक सुधार लाने होंगे। तो IMF ने बेल आउट पैकेज दिया और भारत ने तुरंत आर्थिक सुधारों की घोषणा कर दी, और भारत 1991 से एक नई आर्थिक नीतियों की ओर चल पड़ा। तो ये रहा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस और उसके कारण। तो देखते हैं, जब भारत ने 1991 में नई आर्थिक नीतियां अपनाई, उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति क्या रही। तो 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्मों के बाद भारत के भुगतान संतुलन का अब हम वर्णन करेंगे कि 1991 की इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद आखिर भारत का भुगतान संतुलन था क्या। तो हुआ क्या कि 1991 के बाद सुधार धीरे धीरे धरातल पर उतरे, 91 में पेपर पर किए गए, धीरे धीरे धरातल पर उतरे, और 1993 और 94 के बाद ही भारत भुगतान संतुलन की स्थिति में सकारात्मकता की ओर बढ़ा। भुगतान संतुलन में सकारात्मक रुझान रहा। उसकी कुछ ठोस वजह थी। वजह यह थी कि भारत का जो अदृश्य शेष है, हम करेंट अकाउंट में बताए थे, इनविजिबल ट्रेड BOI जो बताए थे, अदृश्य व्यापार जो बताए थे, इसमें भारत ने तेजी से वृद्धि की और इसके बदले भारत को ढेर सारी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। अगर हम देखा जाए तो भारत ने सॉफ्टवेयर निर्यात में वृद्धि की, विदेशों से निजी प्रेषण में भी वृद्धि हुई। हुआ क्या, इसी दौर में खाड़ी देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ढेर सारे कंस्ट्रक्शन के काम करने शुरू किए। बुर्ज खलीफा की संकल्पना की गई, ढेर सारे होटल बनाए गए। वे चाहते थे कि तेल से उनकी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कहाँ जाए, टूरिज्म की ओर जाए। तो जब उनके यहाँ कंस्ट्रक्शन के काम शुरू हुए तो उस कंस्ट्रक्शन में खाड़ी देशों के ढेर सारे मजदूरों की जरूरत हुई और उन मजदूरों का सप्लायर भारत बना। तो जब ये मजदूर विदेशों में गए तो वहां से पैसा उन्होंने देश में भेजा। इसे ही निजी प्रेषण कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले समझाए थे। तो निजी प्रेषण में भी वृद्धि हुई, सॉफ्टवेयर भी तेजी से निर्यात हुआ, और इन सब के कारण भारत का BOI जो बैलेंस ऑफ इनविजुअल है, जो अदृश्य शेष है, अदृश्य वस्तुओं का व्यापार है, उसमें वृद्धि हुई, काफी पैसा मिला। साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था जब ठोस होने लगी तो NRI डिपॉजिट में भी वृद्धि हुई। भारत के NRI लोगों ने देश में पैसा भेजा, पैसा जमा किया। अगर हम देखें, इस दौरान धीरे धीरे मार्केट खुलने लगा,
इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए गए, भारत में एफडीआई में इजाजत दे दी गई, विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय बाजार को खोला गया, तो इससे एफडीआई में भी वृद्धि हुई, एफपीआई में भी वृद्धि हुई। और 2014 से 19 के दौर में जब हम देखते हैं तो भारत के शुद्ध वाणिज्यिक उधारी में भी कमी आई है, बाहर से उधारी कमी लिया है। और इन सब का परिणाम है कि आज हम भुगतान संतुलन की बेहतर स्थिति में हैं, कोरोना के झटके लगने के बावजूद। अब कभी कभी भुगतान जो संतुलन है गड़बड़ा जाता है, उलझ जाता है, कभी हमारे पक्ष में रहता है, कभी हमारे विपक्ष में चला जाता है। हाँ, हम ठोस स्थिति में हैं, अब संकट की स्थिति में नहीं है। ये जो भुगतान संतुलन को झटके लगते हैं उसके कुछ जिम्मेदार कारक हैं। यही झटके जब घटते बढ़ते रहते हैं तो भुगतान संतुलन भी घटता बढ़ता रहता है। होता क्या है कि वस्तुओं और सेवाओं के आयात में वृद्धि हो जाती है। और वस्तुओं और सेवाओं के आयात में वृद्धि क्यों हो रही है? कभी कभी ज्यादा हो जाती है। उसका कारण है कि भारत का जो अंतिम उपभोक्ता है, इसकी पसंद एवं प्राथमिकता में बड़ी तेजी से परिवर्तन आ रहा है। अब बच्चे ये नहीं कहते हैं कि हम बड़े होकर मारुति कार खरीदेंगे, वे कहते हैं हम BMW खरीदेंगे, रेंज रोवर खरीदेंगे, रोल्स रॉयस खरीदेंगे। तो ये देश में तो बनती नहीं है। जो देश के जिस एक वर्ग के पास पैसा वो कहता है हम फोन नहीं लेंगे, हम आईफोन लेंगे। आपके दोस्तों को जो जॉब में प्रमोशन होगा, जो नौकरी लेके कहेंगे हमने आईफोन ले लिया, तो आईफोन कहां बनता है? यानी जो भारत का अंतिम उपभोक्ता है, कॉमन उपभोक्ता, उसकी पसंद भी बदल रही है, उसकी प्राथमिकता भी बदल रही है। अब वो छोटी मोटी कारों से संतोष नहीं करने वाला है, वो लग्जरी कारों से संतोष करने वाला है। अब वो छोटी मोटी घड़ियों 1000-2000 की घड़ियों से संतोष नहीं करने वाला है, उसे लग्जरी घड़ियां चाहिए, उसे लग्जरी कॉस्मेटिक्स चाहिए, उसे विदेशी ब्रांड के कपड़े चाहिए, बड़े लोगों को विदेशी ब्रांड की शराबें चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। भारत के उपभोक्ता अब स्वाद और जरूरत से भारत का उपभोक्ता फैशन और ब्रांडिंग की ओर शिफ्ट हो गया है। पहले भोजन में क्या था? पहले क्या था? टेस्ट होना चाहिए, तो चलो मार्केट में समोसे चाट भटूरे भी खा लेंगे। अब कहता नहीं पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे। अब वो घड़ी, कपड़े, जूते, चश्मे, कॉस्मेटिक्स, गाड़ियां, शराब, जीवन की लग्जरी चीजें, अब वो ब्रांड पर जाता है। और ब्रांड वाली वस्तुएं किसकी है? अमेरिका और यूरोप की। तो इस परिवर्तन के कारण भी आयात बढ़े हैं और उसके लिए पेमेंट अधिक करना पड़ता है। जब आयात बढ़ जाते हैं झटके लग जाते हैं। एवं तेल की कीमतों में जब भी वृद्धि होती है तो भुगतान संतुलन को झटके लग जाते हैं। यह भुगतान संतुलन को अनबैलेंस करने के लिए 3 प्रमुख कारण हैं। और अगर हम कहें कि तेल और की कीमतों में वृद्धि उपभोक्ता की पसंद और प्राथमिकता में परिवर्तन, और इसका परिणाम होता है आयात में वृद्धि, वस्तुओं के आयात में वृद्धि, सेवाओं के आयात में वृद्धि, और भुगतान संतुलन को असंतुलित कर देता है। लेकिन भारत का भुगतान संतुलन अभी ठीक ठाक है। अब अगर भुगतान संतुलन की स्थिति हो जाती है, अगर भुगतान संतुलन थोड़ा सा गड़बड़ होने लगता है, तो सरकारें उसे ठीक करने के लिए करती क्या है, या भुगतान संतुलन बेहतर रहे उसके लिए भारत सरकार कर क्या रही है? तो भुगतान संतुलन की स्थिति से निपटने के लिए कुछ प्रयास सरकारें भी करती है, कुछ प्रयास आरबीआई भी करती है। जैसे आरबीआई जो प्रयास करती है उसे कहते हैं उधार नियंत्रण उपाय, क्रेडिट कंट्रोल मेजरमेंट। होता क्या है, आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति घटा देती है। कैसे घटाएगी? तो आरबीआई कहती है कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो बैंक भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। ये बैंक भी क्या करेंगे? बैंक भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। और बैंक भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो लोग उधारी कम लेने लगेंगे। और जब लोग उधारी कम लेने लगेंगे तो लोगों की खरीदने की क्षमता कम हो जाएगी, और जो विदेशी वस्तुएं ब्रांडिंग इत्यादि पर खर्च कर रहे हैं उसको कम कर देंगे। हमारा भुगतान संतुलन नियंत्रण में आ जाएगा। साथ साथ ये तो आरबीआई का प्रयास है, साथ साथ घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन भी कर दिया जाता है। लेकिन यह अस्थायी उपाय नहीं है, तात्कालिक उपाय है। मतलब घरेलू मुद्रा की वैल्यू को कम कर दिया जाता है। अब कहोगे होता क्या है कि जब घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया जाता है तो इससे जो निर्यात है वो बढ़ता है तथा आयात कम हो जाता है। और जो निर्यात बढ़ेगा, जो आयात कम होगा, आपका भुगतान संतुलन आपके पक्ष में आकर के खड़ा हो जाएगा। तो कहोगे कि घरेलू मुद्रा के अवमूल्यन से कैसे
हमारा निर्यात बढ़ता है। यह अस्थायी उपाय नहीं है, खतरनाक उपाय, लेकिन कुछ तात्कालिक समय के लिए निर्यात बढ़ाने का एक उपाय है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, एक दिन समझाया भी था किसी क्लास में। जैसे मान लीजिए $1 बराबर 70 रुपए है, ठीक, $1 बराबर 70 रुपए है। ये कोई इन्वेस्टर है, ठीक, ये भारत से वस्तुएं खरीदता है और विदेशों में ले जाकर के निर्यात करता है। तो सपोज दैट $1 बराबर 70 रुपए हैं, या $1,00,000 लेकर के आ रहा है, तो भारत में उसे कितने मिल रहे हैं? 70 लाख रुपए मिल रहे हैं। अब 70 लाख रुपए की वस्तुएं ये खरीदेगा और यह वस्तुएं ले जाकर के बाहर क्या कर देगा? निर्यात कर देगा, ठीक। यानी $1 लेकर के आया तो कितने की वस्तुएं खरीदा? 70 लाख रुपए की। अब वही मान लीजिए रुपए का अवमूल्यन कर दिया जाए और $1 बराबर 80 रुपए हो जाए, तो कोई निवेशक लेकर के तो आएगा $1,00,000 ही, लेकिन भारत में कितने मिल जाएंगे उसे? 80 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब मार्केट में आ रहा है $1,00,000 ही लेकर के आ रहा है, लेकिन वो 80 लाख रुपए की वस्तुएं खरीदेगा। कितने की खरीदेगा? 80 लाख रुपए की वस्तुएं खरीदेगा। अब वो 80 लाख रुपए की वस्तुओं को क्या करेगा? निर्यात करेगा, तो ज्यादा पैसा कमाएगा, ज्यादा पैसा मिलेगा। तो ये जो निर्यातक है यह सोचेगा कि अरे भारत में हम $1,00,000 लेके जा रहे हैं, लेकिन 80 लाख रुपए एक वस्तु खरीद रहे हैं, वस्तु ज्यादा खरीदने मिल रही है, प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हैं, तो ढेर सारे इन्वेस्टर निर्यातक आने लगेंगे, भारत से वस्तुएं खरीद के बाहर भेजने लगेंगे, तो निर्यात क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कभी कभी बैलेंस ऑफ पेमेंट को संतुलन में लाने के लिए घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया जाता है, जिससे निर्यात बढ़ जाता है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं यह अस्थायी उपाय नहीं है, यह तात्कालिक उपाय है। समझ में आ गई बात? अब लेकिन एक बात जान लो, चाहे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू चाहे यह हो, चाहे यह हो, चाहे ये उपाय हो या ये उपाय हो, ये दोनों तात्कालिक उपाय हैं। अगर कभी इमरजेंसी में अर्थव्यवस्था को झटके लगे हैं तो 1-2 महीने 3 महीने के उपाय हैं, अस्थायी उपाय नहीं है। अस्थायी उपाय है कि अर्थव्यवस्था में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कर दिया जाए, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार कर दिया जाए, ताकि हमारे देश में ढेर सारा निवेश भी आए, एफडीआई आए, एफपीआई आए तो पैसा आए। दूसरी तरफ हमारे देश का निर्यात भी बढ़े तो उससे भी विदेशी मुद्रा आए और हमारा देश, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भर जाए, हमारा निर्यात बढ़ जाए। और जब विदेशी मुद्रा भंडार भरा रहेगा तो हमारा भुगतान संतुलन हमारे पक्ष में खुद ही रहेगा। यानी कुल मिला करके भुगतान संतुलन से निपटने के लिए 2 उपाय होते हैं, एक तात्कालिक उपाय, एक दूरगामी उपाय। असली उपाय वही है जो दूरगामी उपाय है। तात्कालिक उपायों में यह हो सकता है कि क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स का उपयोग किया जाए, अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति घटा दी जाए, क्रय शक्ति कम कर दिया जाए, लेकिन यह भी कुछ दिनों के लिए ही हो सकता है। मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया जाए, यह भी कुछ दिनों के लिए हो सकता है, क्योंकि लंबे समय तक अगर यह दोनों चलती है तो यह दोनों खुद ही अर्थव्यवस्था को रोक देती है। यह दोनों उपाय खुद ही आपको गर्त में ढकेल देंगे, इसलिए इनका अल्पकालिक उपायों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो वास्तविक उपाय हैं वे हैं अर्थव्यवस्था में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कर देना, संरचनात्मक सुधार कर देना, जिससे हमारे देश की प्रतिस्पर्धा बढ़े। अब अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार का मतलब क्या होता है? तो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना। जो आप इंफ्रा का विकास करेंगे, आपके देश में इन्वेस्टर भी आएंगे, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, साथ साथ आपके देश में खुद मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, खुद मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। और दोनों बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, साथ साथ ईज ऑफ डूइंग पर काम करना, यानी देश में व्यापार करने के आसान तरीके को लाना। जितनी कानूनी स्थितियां हैं जो व्यापार की प्रक्रिया को, नए उद्योग शुरू करने की प्रक्रिया को, नए स्टार्टअप शुरू करने की प्रक्रिया को रोकती है, उनको दूर कर देना। एक सहज, सरल और आसान सा सिस्टम बनाना जिसमें
ईज ऑफ डूइंग हो, यानी काम करने के शुरू करने के तरीके बहुत आसान हो, आसानी से किसी को लोन मिल जाए, आसानी से कोई व्यवसाय शुरू हो जाए, आसानी से इन्वेस्टर आ जाए, बहुत भागदौड़ न करनी पड़े, तो ईज ऑफ डूइंग पर काम करना। भारत सरकार देखते होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत तेजी से काम कर रही है। अभी इसी बजट में 10 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया है। क्यों दिया गया है? ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तो इन्वेस्टमेंट आएगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। भारत सरकार ईज ऑफ डूइंग पर तेजी से काम कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री ने तो इतना कह दिया कि हम ईज ऑफ डूइंग को ईज ऑफ लिविंग तक लेकर के जाएंगे। ईज ऑफ डूइंग की इंडेक्स है, उसमें देखना भारत की रैंकिंग पिछले 2015 से बहुत तेजी से बढ़ रही है। भारत सरकार एक योजना लेकर के आई है, मेक इन इंडिया, कि भारत में ही बनाओ, देश के लोग भी खूब बनाए, बाहर के लोग भी आकर के बाहर भारत में खूब बनाए, इससे निर्यात बढ़े। एक योजना मेक इन इंडिया से ही जोड़ दी गई है असेंबल इन इंडिया, अर्थात अगर भारत में वस्तुओं की डायरेक्ट कोई निर्माण नहीं करना चाहता है तो असेंबल ही कर दे। जैसे आईफोन के पार्ट्स बना ले चीन में, भारत में ले आकर असेंबल करके आईफोन जोड़ने लगे। बीएमडब्ल्यू के पार्ट भले ही बने जर्मनी में, भारत में असेंबलिंग के प्लांट लगा दिए जाए। ये सब हो भी रहा है, इसलिए एक एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक, तो असेंबल इन इंडिया पर काम कर रही है। भारत ने एफडीआई आर्थिक सुधारों के बाद ही तेजी से एफडीआई रिफॉर्म लाया। 2016 की जो एफडीआई नीति है तो उसने तो तकरीबन एक दो क्षेत्र को छोड़ करके सब में एफडीआई को कर दिया है। सेज की नीति लाई गई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति लाई गई जिससे निर्यात बढ़े। निम्ज की पॉलिसी लाई गई, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन, इसे निम्ज कहते हैं। सेज को क्या कहते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यह जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं और कुछ नहीं, कुछ विशेष एरिया सरकार छूट दे देती है, पढ़ाएंगे इसको भी। जैसे मान लो ये विशेष एरिया हो गया, इसको नाम दे दिया सरकार ने छूट, सेज। और इस सेज में कहती है कि जो लोग उद्योग लगाएंगे उनको उद्योग लगाने के लिए ढेर सारा हम टैक्स में छूट देंगे, लाइसेंस में छूट देंगे, प्रोडक्शन इंसेंटिव देंगे, लोन में छूट देंगे, यहाँ बेहतर इंफ्रा देंगे। बदले में सेज में जो भी उद्योग लगाएंगे, उन्हें जो भी वस्तुएं बनाएंगे, उन्हें अपनी वस्तुओं को सीधे देश में न बेच करके विदेशों में क्या करना होगा? निर्यात करना होगा। ठीक, निर्यात करना होगा ताकि भारत का विदेशी व्यापार बढ़े। ठीक उसी प्रकार से निम्ज की बात लाई गई। 2011 से निम्ज बनने शुरू हो गए और निम्ज का पूरा नाम है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन। इस निम्ज में यहां भी एक एरिया सरकार घोषित कर देती है और इसे कह देती है कि यह हमारा निम्ज है, यहां हम छोटे छोटे उद्योग लगाएंगे और इन उद्योगों का काम होगा कि देश में मैन्युफैक्चरिंग करना, वस्तुएं बनाना और देश को सप्लाई करना, ताकि छोटी छोटी वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, ढेर सारी वस्तुएं जो चीन ने ला करके हमारे बाजारों में पाट दिया है, हम अपने देश में ही बनाने लगें, तो हमारा अन्य देशों को निर्यात भी बढ़ेगा और चीन से वस्तुएं आ रही हैं, जो हमारा पैसा चीन जा रहा है वो भी जाना कम हो जाएगा। तो इसके लिए निम्ज बढ़ रहे हैं। साथ साथ सरकार ढेर सारी योजनाएं लेकर के आई है जिसमें वह निर्यात को प्रोत्साहन दे रही है, आयात पर नियंत्रण के उपाय लगा रही है। साथ साथ सरकार अधिक निर्यात के लिए ऋण की सुविधा दे रही है। निर्यातकों को कह रही है खूब निर्यात कीजिए, आइए कर्ज आपको हम देंगे। एग्जिम बैंक जो आयात निर्यात के लिए ढेर सारे ऐसे सुविधा कार्यक्रम लेकर के आया है। निर्यातकों को कई प्रकार की सब्सिडी भी दी जा रही है कि आइए ढेर सारी छूट रियायतें लीजिए, निर्यात बढ़ाइए। एवं आयात कोटा का निर्धारण किया जा रहा है। आयात कोटा मतलब कुछ विलासिता की वस्तुओं पर फिक्स कर दिया जा रहा है कि इससे अधिक आप विदेशों से आयात नहीं कर सकते हैं, ताकि इस माध्यम से आयात को कम किया जाए। और यही काम करके भारत में भुगतान संतुलन को संतुलित करने के उपाय लाए जा रहे हैं। प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्लास है तो सिर्फ एक एक पॉइंट में बताया, जब मेंस ओरिएंटेड क्लास होगी तो इसी को विस्तार कर देंगे। तो भारत में भुगतान संतुलन को दूर करने के क्या क्या उपाय हैं, ये बात आपके सामने है। प्रीलिम्स के लिए एक एक फैक्ट है, मेंस आएगा तो विस्तार से विश्लेषण करेंगे। यानी आपने एक छोटा सा टॉपिक समझा प्रीलिम्स के हिसाब से, मेंस के हिसाब से नहीं, कि भुगतान संतुलन क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, करेंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, करेंट अकाउंट किससे बनता है, कैपिटल अकाउंट किससे बनता है, करेंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का
संतुलन क्या है, असंतुलन क्या है, भारत की स्थिति रही, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले टॉपिक से बस इतनी बातें। आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ लिया छोटी सी क्लास से। इसके नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में लेकर के बहुत जल्दी आ रहे हैं। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, क्लासेज अच्छी रहे तो हमें बताते भी रहिए। जय हिंद, नमस्कार।